हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का एक और सनसनीखेज भाग नागपासा। नागराज के पिछले भाग जहर में हमने पढ़ा कि किस तरह से प्रोफेसर नागमणि ने नागराज पर विषैले जहरों से हमला किया। नागतांत्रिका नगीना ने नागराज की सहायता की और उसे प्रोफेसर नागमणि के वारों से बचाया और नागराज को उसके सपनों के मंदिर तक पहुंचा दिया, जहां पर उसका सामना होता है नागपासा से। और अब आगे पढ़ते हैं। हाँ हाँ, नागराज को बंदी बनाकर मेरे सामने लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया नागतांत्रिका नगीना। अब एक तरफ हट जा और देख कि अपनी शक्ति से नागराज के चिथड़े कैसे उड़ाता हूँ मैं। सभी वहाँ पर बैठे विलेन नागपासा को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अपनी जगह से एक इंच भी ना हिली नगीना। रुक जा नागपासा, मैं नागराज को यहाँ बंदी बनाने की जगह लाश बनाकर भी ला सकती थी, लेकिन मैं नागराज की लाश देखने से पहले वह खजाना देखना और हासिल करना चाहती हूँ जो तुम नागराज को जिंदा या मुर्दा तुम तक पहुँचाने वाले को इनाम में देने वाले थे। वह इनाम मेरा है नागपासा, मुझे वह मिलना ही चाहिए। इनाम? हा हा हा, इनाम तो तुम्हें मिलेगा नागतांत्रिका, लेकिन वह इनाम खजाने के रूप में नहीं बल्कि मौत के रूप में होगा। नागपासा पर का प्रहार नगीना पर। उफ, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इसे तो कुछ भी कह सकती हो सुंदरी, लेकिन मैं तुम्हें इसे व्यापार कहता हूँ। अच्छा व्यापारी वही है जो हमेशा अपने फायदे की सोचता है। हा हा, मेरा नाम नगीना है नागपासा, नागतांत्रिका नगीना। तेरे जैसे कई नागपासा मेरे जाल में फंसकर दूसरी लोग की सैर कर सके हैं। मैं तुझे भी उन्हीं के पास नर्क में भेज देती हूँ। नर्क में पहुँचाने वालों का तो मैं लीडर हूँ नगीना, क्योंकि वहाँ की आबादी के ज़्यादातर लोग मैंने ही वहाँ पर भेजे हैं। नागपासा काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसे तो हमारी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहेगी, पर मेरा फ़ायदा इससे जीतने में नहीं। अगर ये मेरे हाथों से मर गया तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरा फ़ायदा तभी है जब मैं इसके हाथों से मैं मारी जाऊँ। नागपासा का नगीना पर एक जबरदस्त प्रहार और नगीना की गर्दन कटकर दूर जा गिरती है। नगीना का जमीन पर फुटबॉल की तरह लुढ़कता सर देखकर जहाँ पर कई दिमाग पूरी तरह से सन रह गए थे, वहीं पर कई मस्तिष्कों में प्रश्नों की बाढ़ उमड़ पड़ी थी। उफ, एक पल को मुझे ऐसा लगा मानो नगीना जानबूझकर मरने को तैयार हो गई है। नागपासा का वह मामूली सवाल नगीना आसानी से बचा सकती थी। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? नगीना को मैं आसानी से बचा सकता था, पर उसने मुझे दखलंदाजी करने से सख्त मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वह कुछ भी नगीना की मौत होगी। पर मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ हाँ, अब तेरी बारी है नागराज, तेरी। नागपासा के दुश्मन नंबर 1 की तेरे मरने के बाद मेरे उद्देश्य की राह से सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा, इसलिए नागराज मरेगा अब। अभी तो सिर्फ मेरे हाथ ही बंधे हैं नागपासा। अगर मेरा पूरा शरीर भी इन तांत्रिक बंधनों से जकड़ा होता तो भी तेरे वार मुझे छूने में नाकाम होते नागपासा। और नागपासा बगैर सोचे समझे वार कर रहा है। यह पागल हो गया है, यह हमें मार डालेगा, भागो यहाँ से। बहते पानी की रेले की तरह माफिया बॉसों और अपराधियों की भीड़ हॉल के बाहर भागी। नागपासा ने उनकी तरफ देखा तो नहीं, वह उन मच्छरों की अब उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उसका शिकार माद में आ चुका था, अब सिर्फ उसका शिकार करना बाकी था। उफ नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ गुरुदेव? आप चौंके क्यों? और आपके यंत्रों में ये ध्वनि कैसी हो रही है? भेद तेजी से बोला वह। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा केटुंकी, लेकिन फिलहाल तुम शीघ्र ही नागपासा के पास पहुंचो और उसे नागराज को खत्म करने से रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा गुरुजी। केटुंकी तेजी से उस विचित्र कक्ष से बाहर निकल गया और वहाँ अकेला रह गया। गुरुदेव अचंभे से भरा यंत्रों से खिलवाड़ करने लगा। उफ, सभी यंत्र बताते हैं कि वह वही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह वही आदमी कैसे हो सकता है? इन सब हादसों के दौरान किसी का भी ध्यान नगीना के शरीर पर नहीं था, जो धीरे धीरे अपने आप धूल में परिवर्तित होती जा रही थी। यह दृश्य ना नागपासा ने देखा और ना ही नागराज ने। उफ, नागराज की विश्व पुकार का तीव्र प्रहार। बस नागराज, बहुत हुआ। अगला क्षण अब तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। दूसरे ही क्षण नागपासा की शक्तियों का वह गोला तोप के गोले की भांति नागराज के सीने से जा टकराया। इसी के साथ बुरी तरह डकारता हुआ नागराज अपने मुंह से खून उगलता नीचे आ गिरा। जमीन पर गिरकर वह कुछ पल जनबिल मछली की भांति छटपटाया और फिर शांत हो गया। नागराज सदा के लिए शांत हो गया। हा हा, मर गया नागराज। मैंने नागपासा ने मार डाला है नागराज को। हा हा। और तभी नागपासा जी, आपको गुरुदेव ने अपनी प्रयोगशाला में बुलाया है, जल्दी चलिए। ओह, तुम केटुंकी यहाँ पर? बिना कोई क्षण गवाए केटुंकी के साथ चल पड़ा नागपासा। गुरुदेव को अचानक मुझसे क्या काम पड़ गया जो मुझे यूं तुरंत ही बुला लिया था? उस प्राचीन प्रयोगशाला में नागपासा के प्रवेश करते ही वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा। नागपासा, तुम अभी नागराज नामक जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे, कहाँ है वो? क्या वो सही सलामत है या नहीं है? नहीं, मैंने तो उसे मार डाला, लेकिन आप ये क्या?
नागपासा के मुंह से इतना निकलते ही अपना माथा पीट लिया था उसके गुरुदेव ने। अनर्थ, ये तो तुमने अनर्थ कर डाला नागपाशा, एकदम अनर्थ कर डाला तुमने। क्या कह रहे हो गुरुदेव? क्योंकि खजाना पाने के लिए तुम्हें जिस व्यक्ति की खोज थी, जिसे तुम मेरे यंत्रों के कारण मंदिर के सपने दिखा रहे थे, वह कोई और नहीं नागराज ही था। नागपासा यूं उछला मानो उसके कानों में जो कोई जबरदस्त विस्फोट हुआ हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही है नागपासा, अपने चारों तरफ देखो, ये यंत्रों का जाल और उनसे निकलती ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि तुम तो जानते हो कि जिस व्यक्ति की तुमको तलाश है उसके जन्म का समय और लगन मुझे मालूम है। और एक खास समय में पैदा हुए व्यक्ति अपने शरीर से एक खास तरह की तरंगें निकालते हैं। ये मेरे सारे यंत्र उसी लगन और समय पर पैदा हुए व्यक्ति की तरंगों को ग्रहण करने के लिए बने हुए हैं और इन तरंगों को ग्रहण करते ही ध्वनि निकलने लगती है। उफ नहीं, लेकिन नागराज वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे मैं सपने दिखा रहा था? नागराज तो युवा है, जबकि उस व्यक्ति की उम्र इस समय कम से कम 75 साल की होनी चाहिए। नागराज की उम्र के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता नागपासा, लेकिन यह सत्य है कि मेरे यंत्र धोखा नहीं खा सकते हैं। 100% नागराज ही व्यक्ति है जिसकी तुम्हें तलाश थी, है नहीं गुरुदेव? अब था बोलिए, क्योंकि नागपासा महोदय नागराज को समाप्त कर चुके हैं, मार चुके हैं वे उसे। अचानक ना जाने नागपासा को क्या हुआ, वह तेजी से बाहर की तरफ भागता खड़ा हुआ। नागराज, मेरे वर्षों की खोज, मेरे अरमान, वह नहीं मर सकता है। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। कुछ क्षण बाद ही नागराज के शरीर को बुरी तरह से झचोड़ रहा था नागपासा। उठ नागराज उठ, तू नहीं मर सकता है, तू इस तरह से नहीं मर सकता है, उठ, मैं कहता हूँ उठ नागराज। काफ़ी देर तक नागराज के शरीर को झचोड़ते हुए जब बुरी तरह से हाफ गया नागपासा तो हार मान कर बैठ गया था वह। उफ, सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर दिया मैंने। कितनी मेहनत करके मैंने अपने इच्छित व्यक्ति को सपने दिखाकर यहाँ लाने का प्रबंध किया था और कितनी बड़ी योजना बनाने कर मैंने नागराज को विलेनों से इसलिए मरवाने का इंतजाम किया था कि नागराज कहीं मेरे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा न बने। लेकिन मैं क्या जानता था कि जिसे मरवाने का प्रयत्न करते करते मैं स्वयं उसे मार चुका हूँ। वह मेरा भतीजा, हमारे खानदानी अतुलनीय खजाने तक पहुंचने वाला एकमात्र प्राणी नागराज ही है। उफ, संयोग से मैं कितनी बड़ी बाजी हार चुका हूँ। काश नागराज को मौत देने की गलती करने से पहले मैंने थोड़ा सोच लिया होता तो बिना सोचे समझे काम करने वाले बाद में बुरी तरह से पछताते हैं नागपासा। उफ नागराज, तुम जिंदा हो और तुम्हारे तांत्रिक बंधन अपने आप कैसे खुल गए थे? नगीना मेरे साथ थी नागपासा, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारे द्वारा किए गए धोखे का आभास हो गया था। इसलिए उसने मुझे यहाँ पर लाने के लिए इन छद्म तांत्रिक बंधनों का इस्तेमाल किया था ताकि वक्त आने पर मैं आराम से इनसे निकल सकूं। मेरे ही साथ चली नागतांत्रिका ने चाल, बिल्कुल। और बाकी रही मेरे मरने की बात, तो सब कुछ जानने के बाद मैंने अपने मुंह में पहले से ही रखा लाल रंग खून की तरह उगल दिया और प्राणायाम करके अपनी सांसें रोक कर मरने का नाटक किया। अब चूंकि मैं तुम्हारी जुबानी सारी बातें जान चुका हूँ तो मेरे मरे रहने का क्या फ़ायदा? अब सीधी बात बताओ कि उस खजाने का क्या चक्कर है जिसके लिए तुम मुझे सपने दिखा रहे थे? बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले मुझे अपने भतीजे की जिंदा होने की खुशी तो मना लेने दो। लिपट गया नागपासा नागराज से। ओह, अच्छे चाचा हो तुम, पहले जान से मारते हो और फिर खुश होकर लिपटते हो। मेरे बच्चे, पहले मैं तुझे अपने भतीजे को थोड़ा न मार रहा था, तब मैं उस नागराज को मारना चाहता था जो उस खजाने को पाने में बहुत बड़ी अड़चन बन सकता था, जो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही है। अब चूंकि तुम आ गए हो इसलिए अपना खजाना संभालो और अपने चाचा को मुक्ति दो। तुम्हारे खजाने की रक्षा के चक्कर में मैं वर्षों से यहाँ से बाहर भी नहीं निकला हूँ। नागपासा की तरफ अचंभित सा नागराज देखता है। ये चाचा भतीजे और खजाने का क्या चक्कर है, मैं अभी कुछ समझा नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ तुझे मेरे बच्चे, सुन। आज तुम इन खंडरों को देख रहे हो। यहाँ कई सौ वर्ष पहले शानदार सर्प महल हुआ करता था जहाँ तुम्हारे पिता और मेरे बड़े भाई तक्षराज राज किया करते थे। नागों का बहुत बड़ा पुजारी था हमारा सारा परिवार, और सबसे बड़ी पुजारिन थी राजा तक्षराज की पत्नी ललिता। कुल देवता कालजयी के प्रताप से उन्हीं की कोख से तुम जन्मे थे। भैया के पास हजारों लाखों बहुमूल्य सर्पमणियाँ और अन्य कीमती वस्तुओं का बहुत बड़ा खजाना था, जिसके बल पर सारा राजकाज बड़ी ही अच्छे ढंग से चल रहा था। उसी खजाने के लिए एक दिन किसी अज्ञात शत्रु ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। बड़े भैया उस शत्रु से राज्य की रक्षा करने में जुट गए थे और मैं अपने परिवार के कुल दीपक यानी तुम्हारी रक्षा के लिए बड़े भैया की आज्ञा लेकर तुम्हें लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। लेकिन शत्रुओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे घेर कर मुझे और तुम्हें मारने का प्रयत्न किया। उनसे जान बचाने के लिए मैं ऊंची पहाड़ी से नीचे नदी में कूद गया। घायल होने की वजह से नदी में गिरते ही मैं बेहोश हो गया। तुम मेरे हाथों से छूट कर ना जाने कहाँ बह गए। मुझे जब होश आया तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। हार कर मैं वापस लौट आया। तब राजधानी पहुंचकर मुझे पता चला कि
अज्ञात शत्रु ने मेरे बड़े भैया और भाभी की हत्या कर दी है। मैं भी चेहरे पर घाव लगने से इतना बदसूरत हो गया कि मुझे हमेशा के लिए नकाब पहनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उस अज्ञात शत्रु ने जिस खजाने के लिए यह सब किया था वह उसे प्राप्त ना हो सका, क्योंकि मरने से पहले भैया ने उस खजाने को एक ऐसे सर्प तिलिस्म में रख दिया था जो ज्योतिषियों ने नक्षत्र की सहायता से तुम्हारे नाम से बांधा था। और चूंकि तिलिस्म तुम्हारे नाम से बांधा गया था, इसलिए उसे तुम्हारे अलावा और कोई तोड़ नहीं सकता और ना ही खजाना प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि तुम मेरे बड़े भाई की अंतिम निशानी हो और खजाने के असली हकदार थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयास करता रहा, जो आज सफल हो ही गया है। यानी अगर तुम्हारी बातें सच है तो मेरा भी एक परिवार था और वह यहाँ पर ही रहता था। मैं प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार नहीं हूँ, मैं भी और मानवों की तरह पैदा हुआ और पला बड़ा। कमाल है, मुझे तो ये सब बातें स्वप्न की लग रही हैं। ये स्वप्न नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच है। और अगर इस सच को तू अपनी आंखों से देखना चाहता है तो तू बढ़ जा उस तिलस्मी रास्ते पर और उसे तोड़कर पहुंच जा खजाने तक। हाँ, अब तो मुझे यह सब करना ही होगा, क्योंकि यह सब जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। हाँ, मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से शुरू होता है उस तिलस्मी में पहुँचने का रास्ता, जहाँ वह खजाना रखा हुआ है, जिसमें रखी एक बहुत बड़ी पांडुलिपि में तुम्हारे यानी हमारे खानदान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ओह, अब मुझे नागपासा का खेल समझ में आ रहा है, पर पहले मुझे यह पता करना होगा कि नागराज ही ललिता देवी का पुत्र है या नहीं है। एक नकाबपोश नागपासा और नागराज की बातें छुप कर सुन रहा था और कुछ देर बाद ही विशाल सर्प का यह मुंह ही उस तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता है जिसमें खजाना रखा हुआ है। हमें इसमें प्रवेश करके बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, और चूंकि तुम आगे रहोगे भतीजे, इसलिए तुम्हें तो और भी अतिरिक्त सावधान रहना होगा। ठीक है चाचा, आइए अंदर चलते हैं। नागराज के पीछे पीछे ही नागपासा ने भी उस विशाल सर्प के मुंह में प्रवेश किया। उफ, कितना खतरनाक स्थान है। कोई कमजोर दिल वाला हो तो यहाँ तो उसका हार्ट अटैक ही हो जाएगा। धड़क तो मेरा दिल भी रहा है, पता नहीं किस मुसीबत से सामना पड़ेगा हमारा। और जल्दी लो आ गई तिलिस्म की मुसीबत नंबर 1, जिसमें आगे बढ़ने के लिए इस बड़े तालाब को पार करना होगा। मैं इस तालाब में भरे पदार्थ को खूब पहचानता हूँ नागराज। यह पानी से नहीं बल्कि विष से भरा गया है, बेहद खतरनाक विष से भरा गया। उफ, इसको तैर कर पार करने का सीधा सा मतलब मौत को दावत देना है, लेकिन इसे पार करने का कोई ना कोई तो तरीका बना ही होगा। तभी गूंज उठी वह आवाज़, तुमने ठीक सोचा, घातक विष के इस तालाब को सुरक्षित पार करने का तरीका मेरे पास है। तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगा। उफ, सामने मौजूद पत्थर के बने उस नाग के मुंह से यह आवाज़ें गूंज रही हैं। तभी दूसरा सर्प भी बोल उठा, नहीं, तुम इसके मुंह में नहीं, मेरे मुंह में बैठो। नहीं, उसके मुंह में मत बैठना, यह तुम्हें विष के कुंड में डुबो देगा। मेरे मुंह में बैठो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। नहीं, मेरे मुंह में नहीं, मेरे मुंह में, मैं एकदम सुरक्षित हूँ, मेरे मुंह में आओ। उफ, ये सभी हमें अपने मुंह में बैठाकर विष का कुंड पार कराने की बातें कह रहे हैं। हाँ, सुन तो मैं भी रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल में सब में से सिर्फ एक ही हमें पार पहुँचा सकता है, बाकी सब हमें बीच में ही डुबा कर मार देंगे। मतलब यह है कि तिलिस्म बनाने वाले ने काफ़ी सोच समझ कर यह स्थिति पैदा की है ताकि इन सांपों की बातों में आने वाला विष कुंड में ही डूब कर मर जाए। तो फिर कैसे पता लगेगा कि इन सांपों में से वो सर्प कौन सा है जो हमें सुरक्षित विष कुंड के उस पार ले जाएगा। यह सोचना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल करके इस मुश्किल का हल निकालना ही होगा। फिर जो दिमाग नागराज ने इस्तेमाल किया तो ढूंढ निकाला था वह उपाय। लेकिन जिस चितकबरे सर्प के मुंह में जाओ नाचा चाचा, वही हमें उस कुंड के पार ले जाएगा। मौत के रूप में सिरहड़ता नागपासा कुछ बोल पाता उससे पहले ही नागराज उसे लेकर चितकबरे सर्प के मुंह में प्रवेश कर गया था। इसी के साथ एक तेज गड़गड़ाहट करता हुआ पत्थर का वह सर्प अपने स्थान से सरका और विष के कुंड में सरक गया था। और वो मजे से तैरता हुआ नागराज और नागपासा को लेकर किनारे की तरफ बढ़ रहा था। वाह भतीजे, तुमने तो एकदम सही सर्प को चुना, लेकिन कैसे? हम जिस सर्प के मुंह में बैठे हैं वह पनियाला जाति का सर्प है, और चूंकि सर्प जाति में मात्र पनियाला सर्प ही पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है, इसलिए यही इस कुंड में तैरकर हमें परली पार उतार सकता है। वाह रे भतीजे, जवाब नहीं तेरा, सचमुच तेरा जवाब नहीं है। अब देखे तू इसी तरह आगे भी मुसीबतों से बचता हुआ खजाने तक पहुंचता है या नहीं है। एक मुसीबत से निकलने के कुछ देर बाद ही उफ, फंस गए थे वे बुरी मुसीबत में। उफ, बाल बाल बचे, वरना इस नेवले की बड़ी बड़ी आंखों से निकली किरणें हमारे पर खच्चे उड़ा देती। उफ, आगे बढ़ने के रास्ते में वह तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। अब खड़ी थी, खड़ी नहीं रही, वो देखो। उफ, वह तो बिल्कुल जिंदा नेवले की तरह बढ़ रहा है। मैं इसे अभी ख़त्म। ओह, मेरी किरणों से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। उफ, बेकार हुए मेरे सर्प भी।
अचानक अप्रत्याशित ढंग से घूमी नेवले की भारी भरकम पूंछ और घूम कर रह गया था दोनों का दिमाग। उस करारे वार के बाद सिर्फ नागराज जी खड़े होने में सफल हो पाया था। लगता है चाचा जी का दिमाग अंधेरी गलियों में भटकने चला गया है। अब मुझे अकेले ही इस मुसीबत से छुटकारा पाने का प्रयास करना होगा। एक के बाद एक कई वार करने के बाद आखिर यह बात नागराज की समझ में आ गई कि इसे किसी भारी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करना बेकार है। इस तिलिस्म में इसे मारने का कोई तिलिस्म तरीका ही ढूंढना होगा, लेकिन वह तरीका होगा कौन सा? वह दीवार पर बना वह चित्र जिसके रेखा चित्र में ठीक ऐसे ही नेवले पर किसी बाज का हमला करते दिखाया गया। जरूर यह नेवला बाज के द्वारा ही खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर तिलिस्म में बाज के बारे में सोचना तो बेवकूफ़ी की बात है। तुरंत ही नागराज ने अपनी बात का खंडन किया। नहीं, इस तिलिस्म में वह चित्र बेवजह नहीं हो सकता है। जहाँ नेवला यहाँ पर है तो बाज भी यहीं कहीं पर होगा। बाज की तलाश में इधर उधर घूम गई थी नागराज की निगाहें। नजर आया वह बाज के वे पंजे, वे चोंच, वे पंख इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह बाज जिग्सा पजल के रूप में मौजूद है। बाज को जिंदा करना है तो उस पजल को जोड़ना ही होगा, और यह काम मुझे इस नेवले की पकड़ से बचकर करना पड़ेगा। नागराज ने फुर्ती से बाज के उन टुकड़ों को जोड़ना आरंभ कर दिया, नेवले से बचते हुए। लेकिन नेवले की पकड़ से ज़्यादा देर तक बच ना रह सका नागराज। आखिर में पकड़ा ही गया। बाज की पजल के पूरा होने में सिर्फ एक ही टुकड़ा बाकी रह गया था। अब मुझे अपनी सारी ताकत लगाकर इसके मुंह से छूटने का प्रयास करना होगा। पूरी शक्ति लगाने के बाद भी नागराज अपने आप को उस मौत की पकड़ से छुड़ा ना पाया। उफ, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे यह झकझोर कर मार डालने की फिराक में है। अब तो मैं इसके हाथों हर हाल में मरूंगा ही, लेकिन मरने से पहले सर्प सैनिक के बल पर एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। मौत के मुंह में जाते नागराज के हाथ से छूटकर वे सर्प सैनिक नागरस्सी के रूप में तेजी से पजल के उस आखिरी टुकड़े से जा लिपटे थे। तुरंत ही नागराज ने नागरस्सी को एक झटका दिया, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। सही स्थान पर जा जुड़ा था वह टुकड़ा। इसी के साथ नागराज ने देखी तिलिस्म की एक और अनोखी घटना। जीवित हो उठा था वह बाज, भयंकर ढंग से नेवले पर झपटा। नागराज के देखते ही देखते वह बाज उस नेवले को चट कर गया था। ओह, अब तो यह मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहीं इसका इरादा मुझे भी चट करने का तो नहीं है। नागराज का यह सोचना ही था कि उससे पहले ही बाजना ने उस पर झपटा मारा। नागराज के समझने से पहले ही उस बाज ने भेद तेजी से लपक कर उसे दबोच लिया था। उफ, यह तो मुझे ही निगल रहा है और मैं अपनी सारी कोशिशों के बाद भी इससे रोक नहीं पा रहा हूँ। और उफ, मेरा यह वार इस तिलस्मी बाज पर बेअसर रहा। उफ, नागराज को पूरा ही निगल गया यह बाज। इसी के साथ क्या नागराज का किस्सा खत्म हो गया है? ओह, यह मेरी तरफ देख रहा है, यानी अब मेरी बारी है। भय की अधिकता से बूथ तबना खड़ा रह गया था नागपासा, जबकि उस वातावरण में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया था नागराज। कमाल है, बाज के निगलने के बाद जहां मुझे यमपुरी पहुंचना चाहिए था, वह मैं यहाँ इस रहस्यमय स्थान पर आ गया हूँ, जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बीनें मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी बीनों का यहाँ होने का क्या मतलब है? अभी एक पल भी नहीं बीता था कि नागराज को मिल गया उसके सवालों का जवाब। उफ, ये सभी बीनें तो अद्भुत ढंग से बजने लगी हैं और इन बीनों से निकलता स्वर मुझे मंत्रमुग्ध किए दे रहा है। मेरे पाँव थिरकने को उतावले हो रहे हैं, मेरा दिल झूम उठने को मजबूर हो रहा है। उन बजती बीनों के आगे नागराज ज़्यादा देर तक अपना संयम काबू न रख सका। लहरा उठा वह किसी मदमस्त सांप की भांति। जैसे जैसे बीन के स्वर तेज होते जा रहे थे, वैसे वैसे नागराज के पाँव की थिरकन बढ़ती जा रही थी। तभी मंत्रमुग्ध से नाचते नागराज के कानों में बीन के साथ साथ वह आवाज़ पड़ी। नाचते नाचते ही जब नागराज उस आवाज़ की दिशा में घूमा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उफ, यह क्या? वह बड़ा और भारी गोला तेजी से लुढ़कता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे इन बीन के स्वरों से अपने आप को मुक्ति दिलाकर यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं भागूंगा कहाँ? यहाँ से भागकर निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर तो मुसीबत मुंह फाए खड़ी है, उस भयंकर मोर के रूप में। उफ, बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं। एक तरफ तेजी से मेरी तरफ बढ़ता गोला, दूसरी तरफ वह भयंकर मोर, और ऊपर से यह बीन के जादुई स्वर जो मेरे कदमों को रोकने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या इस तरह थिरकते हुए मैं बच पाऊंगा इन मौतों से? हाँ, अगर अपने थिरकते हुए पाँवों और बीन के स्वरों से घूमते मस्तिष्क को थोड़ा कंट्रोल कर सकूं तो मैं न सिर्फ इस मुसीबत से बच सकता हूँ, बल्कि इन्हें मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे उस बड़े गोले का एकदम मेरे पास आने का इंतजार करना होगा। और जैसे ही वह गोला नागराज के नज़दीक पहुंचा, सर्कस के किसी कुशल खिलाड़ी की भांति नागराज उछलकर उस गोले पर सवार हो गया था। और मैं अपने नाचते कदमों की वजह से ही इस गोले से नहीं बच पा रहा था। लेकिन अब ये मेरे नाचते कदम ही लुढ़कते गोले पर मेरा संतुलन बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। और एक पल बाद ही वो
दोनों खतरनाक मुसीबतों का एक साथ अंत हुआ और जल्द ही बीन या ऐसे ही अन्य वाद्य यंत्रों में मधुर स्वर तभी निकलते हैं जब उनमें मौजूदा छिद्रों से हवा का संचार होता है। अब रही बीन वाली तीसरी मुसीबत, यह भी कम खतरनाक साबित नहीं हो रही है। अगर मैंने इसे जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई तो हल ढूंढना ही होगा। सोच में डूब गया नागराज। बीनों के स्वर पर थिरकता नागराज और हवा का संचार करने वाले इन छिद्रों को अपने नाग सैनिकों की मदद से बंद करके इन बीनों के स्वरों को उन्हीं के गलों में घोंट देना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। सभी बीनों को बेकार कर देने में नागराज को ज़्यादा देर न लगी और इसी के साथ एकदम अनोखा है यह तिलिस्म, और उससे भी ज़्यादा अनोखे हैं इस तिलिस्म को बनाने वाले, जिन्होंने अपनी विद्या से यह अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था कि इस तिलिस्म को तोड़ने वाला नाग सत्यों का स्वामी होगा। सोचते सोचते ही नागराज आगे बढ़ा और जल्दी वह पहुंच गया उस स्थान पर। सामने बहुत से रंग बिरंगे झरने हैं जो ऊपर से कहीं से गिर रहे हैं। क्या ये मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में किसी तरह बाधा बन सकते हैं? अच्छा है, इन रंग बिरंगे सरबती झरनों से नहाते हुए निकलने से मेरे शरीर पर चिपकी धूल भी साफ हो जाएगी। नागराज आराम से कई झरनों को पार करता चला गया था और जब वह रुका तो उफ, पिछले कई झरनों को मैं आराम से पार करता चला गया, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ी लग रही है क्योंकि हर झरने से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरा शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले सोचना होगा ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, समझना होगा ये सारा चक्कर क्या है। चक्कर जब नागराज की समझ में आया तो उसकी सारी इंद्रियां सावधान होती चली गई थी। एक खतरनाक विचार मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहा है, लेकिन यह विचार कहाँ तक सही है, इसे परखने के लिए मुझे किसी सांप की स्ट्रक्चर का मुआयना करना होगा। तुरंत ही नागराज के मस्तिष्क में उभर आई किसी बड़े सांप की शारीरिक संरचना। जहर ग्रंथियाँ, दिल, फेफड़े। तिलिस्म में प्रवेश करने के लिए मैंने सांप के मुंह में प्रवेश किया। फिर जहर ग्रंथि की जगह जहर का तालाब मिला। जहाँ सांप की आंखें होनी चाहिए थी वहाँ पर नेवले ने मुझ पर आंखों से निकलती किरणों द्वारा हमला किया। आँख के स्थान से थोड़ा सा नीचे गला होता है जहाँ पर बाज मुझे निकल गया। जहाँ दिल और उसकी धड़कनें होती हैं वहाँ पर बीनों के स्वरों ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। और अब मैं पहुँचा हूँ सांप के पेट में, जहाँ पर पाचन क्रिया होती है, और यह पाचन क्रिया होती है विभिन्न अम्लों और एंजाइमों के द्वारा, और ये झरने उन्हीं के बने हुए हैं। ये मुझे पचा रहे हैं, इसलिए मेरा शरीर गलता जा रहा है। अगर मैं इन झरनों में भीगता हुआ थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा तो मैं पूरी तरह से पचा लिया जाऊंगा। उफ, एकाएक ये बड़े बड़े जीवाणु कहाँ से आ गए? ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? और इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, परंतु आखिर ये है क्या? समझ गया, ये जीवाणु आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु अमीबा, पैरामीसियम और हाइड्रा हैं, और ये मुझे अपना भोजन समझकर मुझसे चिपटते जा रहे हैं, पर ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इनके इस हमले के पीछे भी कोई राज जरूर होगा। हाँ, ये आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु हैं। इन पर पेट के अम्ल और एंजाइम असर नहीं करते हैं। ये मेरे शरीर को अम्लों और एंजाइमों के झरने से बचाने में कवच का काम करेंगे। नागराज ने झरनों से भरा तिलिस्म पार करना शुरू कर दिया था। तिलिस्म के उस हिस्से को पार करते ही जीवाणु अपने आप गायब हो गए थे। मैंने इस अद्भुत घटनाओं को अपनी आंखों से ना देखा था तो इन्हें कभी मैं सच ही नहीं मान पाता। मुझे पीछे ही छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ वह सामने वाली संकरी गुफा दिख रही है जो किसी सांप की आत्मनली के समान है, जिसे सांप की तरह रैंक कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, और इस काम को मेरे जैसा कोई इंसान अंजाम ही दे सकता है। सर्प की तरह तेजी से उस रास्ते पर रेंगते नागराज को जल्द ही रुक जाना पड़ा। उफ, आगे का रास्ता तो बंद है, अब क्या करूं? नागराज कुछ सोचने से पहले ही उफ, यह क्या? यहाँ के वातावरण में तो बदबूदार गैस फैलने लगी है जो धीरे धीरे मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मस्तिष्क पर बेहोशी की चादर सी फैलने लगी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना यह जहरीली गैस मेरी क्रियाक्रम नहीं कर देगी। लेकिन यहाँ से निकलूँ कैसे? इस गैस से मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिमाग शून्य होता जा रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले इस धुएं को रोकने का इंतजाम करना होगा ताकि मैं सही तरीके से सोचने समझने लायक बन सकूँ, और धुएं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जॉस्ट फैन। कुछ ही पलों में नाग सेना के एक विशुनल एग्जॉस्ट फैन तैयार किया दिया था। विजडंस, सिर्फ तुम ही एक ऐसे नाग हो जो नाग शक्तियों में शक्तिशाली हो और अपने शरीर को तीव्र गति से गोल घूमने की सत्ता भी रखते हो। तुम ही इस पंखे की मुख्य धुरी बनना पड़ेगा। विजडंस ने नागराज को उत्तर एक पुकार द्वारा दिया और फिर उसका शरीर गोल घूमता हुआ शुरू हुआ। नाग पंखा घूमने लगा और धुआं तेजी से आत्मनली की सुरंग से दूसरी छोर की तरफ बढ़ने लगा था।
उफ, अब थोड़ा सा चैन पड़ा है, लेकिन इस मुसीबत से बचने का रास्ता मुझे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि धुआं अभी भी सुरंग से भरा हुआ है। फिर मेरी नागसेना भी ज़्यादा देर तक इस गैस को सह नहीं पाएगी। मुझे नाग की शरीर संरचना को एक बार फिर ध्यान से मिलाना होगा, उसी में यहाँ से बच निकलने का रास्ता होगा। मैं इस वक्त नाग के पेट के निचले हिस्से यानी आत्नली में हूँ, और हाँ, मैं तो यह बात भूल ही गया कि जिसे एक बच्चा भी अच्छी तरह जानता है, और वह है कि सांप का पेट वाला हिस्सा काफ़ी कमज़ोर होता है। जल्द ही नागराज वहाँ की ज़मीन को तोड़ता हुआ नीचे आ गिरा, और वहाँ मौजूद था खजाना, यानी मैं तिलस्म को तोड़कर खजाने तक पहुँच गया हूँ, और ये खजाना असली है तो नागपासा की कहानी का एक एक शब्द भी असली है। इसके लिए सबसे पहले मुझे यह चेक करना होगा यह खजाना असली है या नहीं। खजाने की तरफ बढ़े नागराज के कदम अचानक जमीन से और जुबान तालू से चिपक कर रह गई। नागराज की आंखें आश्चर्य से बाहर निकलने की हद तक गोल होती चली गई थी। उसे देख, जिसका रूप नागराज जैसे नागपुरुष के लिए भी अकल्पनीय था। उफ, ऐसी खतरनाक और विशाल प्राणी का भयंकर सर्प मैंने आज तक नहीं देखा है। कालजयी के होते खजाने तक किसी का भी पहुंचना असंभव है, एकदम असंभव है। उसके पुकारने से उस स्थान का जर्रा जर्रा गूंज उठा था। कई असंभवों को संभव बनाता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ मैं, इसलिए इसे भी संभव बनाकर ही दम लूंगा मैं। कालों तक को जीतने वाले कालजयी को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हो मूर्ख नागराज, और तुझे इस मूर्खता की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक ही बार में नागराज को कालजयी की शक्तियों का अंदाजा हो गया था। उफ, यह तो बला की शक्ति का घातक सर्प है। इसकी चपेट में मुझे बचना होगा, वरना ये मुझे चटनी की तरह पीस देगा। बचने के साथ साथ ही मुझे अपने सर्प सैनिकों से इसे बंदी बनाकर बेबस करने का भी काम करना होगा। नागराज के हाथों से निकलकर कालजयी की फन से बुरी तरह से लिपट कर रह गए थे सैकड़ों सर्प, लेकिन वे एक पल भी वहाँ नहीं रह सके, और क्योंकि दूसरे ही पल ये छोटे छोटे मासूम सकोले कालजयी को बंदी बनाने में कहाँ सफल हो जाएंगे। नागराज, मुझे बंदी बनाना है तो वह सर्पला सर्प, उफ, या फिर ऐसे उफ, अपने शरीर पर तेज नेजे धारण किए हुए ये अद्भुत सर्प अगर मेरे शरीर को छू गए तो मुझे काट कर रख देंगे ये। लेकिन इस छोटी और तंग जगह पर कालजयी के मुंह से उगलते काल्तिक सर्पों से बचूं तो मैं कैसे बचूं? एक ही तरीका, और वह यह है कि उफ, नागराज कालजयी पर टूट पड़ा था। अब यह जो भी करे मगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जबकि अब मैं इसे ख़त्म कर सकता हूं। मुझे इसके शरीर को काट कर अपने शरीर का वह घातक विष इसके शरीर में पहुंचाना होगा, जो कि किसी भी प्राणी को पल भर में मोम की तरह पिघला देता है। अब यह भी पिघलेगा। अगले ही पल नागराज भी हैरान रह गया था, क्योंकि उन पलों में वह हो रहा था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हैं, मेरे भयंकर विष से इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मेरा यह गुमान चूर चूर हो गया। मेरा जहर विश्व के हर प्राणी को पिघला सकता है। उफ, ये क्या चमत्कार है। नागराज आंखें फाड़े उस चमत्कार को देखता रह गया था, जबकि कालजयी ने अद्भुत ढंग से अपनी पूंछ पीछे से उठाकर उसके शरीर से लिपेट दी थी, और फिर नागराज को जमीन पर पटक दिया था। इतनी तेज पटकी के बाद भला नागराज की आंखें के सामने अंधेरा कैसे न चाहता। उसकी अंधियारी आंखों को कुछ पल के लिए दिखना बंद हो गया। वह कालजयी जो उसकी मौत का पैमान लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, ठीक तभी नागराज द्वारा पहले से ही तोड़े जा चुके तिलस्म के रास्ते को पार करता हुआ वह वहाँ आ पहुँचा था नागपासा, जिसकी सांसें सामने का दृश्य देखकर थम गई थी। उफ, नागराज कालजयी का शिकार बनने जा रहा है। अब वह कालजयी से बच नहीं सकेगा। मुझे तुरंत ही खजाने का ख्याल छोड़कर यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि नागराज के बाद कालजयी का निशाना मैं ही बनूंगा। ओह, ठहर ठहर, अभी ठहर। देख, कालजयी नागराज को मारने की जगह कुछ और कर रहा है। जूते उतार रहा है वह नागराज के, पर क्यों? कालजयी की हरकत ने जो अब तुरंत ही नागपासा को सुझाया। वह नागराज के तलवों में कोई पहचान ढूंढ रहा है, जिससे वह नागराज की पक्की तौर से पहचान कर ले, और वह सीधा खड़ा हो रहा है और नागराज के मुंह का कोई किरण डाल रहा है। नागराज को होश मिला रहा है वह, यानी वह नागराज को पहचान गया है। नागराज ही असली वारिस है, इस खजाने का असली वारिस है। बात बिल्कुल सही थी। उठो पुत्र नागराज। ओह, मैं जिंदा हूँ। आपने मुझे मारा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी मेरी लड़ाई एक नाटक मात्र थी। मैं चाहता तो तुमको एक पल में भस्म कर सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य तुमको बेहोश करके तुम्हारे तलवों में एक सूक्ष्म सर्प चिन्ह देखना मात्र था, और वह सर्प चिन्ह तुम्हारे तलवों पर मौजूद है। इसलिए तुम इस राजघराने के वंशज और खजाने के असली वारिस हो। अब अपना खजाना संभालो और मुझे विदा करो। नागराज, एक पल रुकिए कालजयी। मेरे मस्तिष्क में कई सवाल घूम रहे हैं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे वंश का कुल देवता ना कालजयी हूँ नागराज, और इस खजाने का रक्षक भी हूँ। उफ,
इसलिए मेरे काटने पर आपका बदन पिघला नहीं। तुम्हारे शरीर में जो जहर है नागराज, वह मेरे ही भीषण हलाहल का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे गलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वह तो मैंने अपनी विष ग्रंथि को दबा लिया, वरना मुझे काटने के बाद तुम ही पिघल जाते नागराज। और अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुमको एक उपहार देकर जाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर में वास करने वाले अति विशिष्ट नागफणी सर्पों को तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करा रहा हूँ। इन सर्पों के अंदर कई खूबियाँ हैं जो तुमको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएंगी। आप अपना खजाना संभालो और मुझे विदा दो नागराज। विदा नागराज। कुल देवता कालजयी लुप्त हो गए। उफ, रोमांचक मुलाकात रही कुल देवता से मेरी। अब यहाँ रखी पांडुलिपि हासिल कर लूँ तो मुझे बाकी बचे रहस्यों का भी पता चल जाएगा। तभी नागराज के कानों में गूंजी नागपाशा की मक्कारी भरी आवाज़, रुक जा भतीजे, खजाना तू नहीं मैं हासिल करूँगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए ना केवल मैंने वर्षों दिन रात सपने देखे, बल्कि इसे पाने में मेरे जीवन का पहला और अंतिम अरमान भी है। तुम पर मुझे शक तो पहले ही से ही हो गया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों से आती षड्यंत्र की बू ने उस शक को और पक्का कर दिया नागपाशा। अब तो मुझे यह भी शक है कि तुम मेरे चाचा हो या नहीं हो। इतना घोर अंधविश्वास, मैं इतना झूठ नहीं बोलता भतीजे। मैं तेरा चाचा हूँ, पर मेरा इरादा तुझे यह खजाना सौंपने का कभी नहीं था। इस बारे में मैंने तुझसे झूठ ही बोला था। दरअसल मेरा इरादा तुम्हारे जरिए इस खजाने तक पहुँचना था, और मैंने कर लिया। अब तेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका है भतीजे। तेरी ज़िंदगी को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तुम मेरे चाचा होकर मुझे मारोगे, और वह भी इस नकली खजाने के लिए। नकली? हाँ चाचा जी। नागराज की आंखें बहुमूल्य वस्तुएं और रत्नों को परखने में कभी धोखा नहीं खाती है। यह सारा सोना रत्न नकली है? नजरें तो बिल्कुल तेज है तेरी नागराज। दरअसल ये सारा यत्न इस खजाने को बचाने के लिए किया हुआ है, ताकि कोई कालजयी को भी परास्त करके अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो भी उसके हाथों यह नकली खजाना ही लगे, जबकि असली खजाना तो उस बड़े संदूक में भरा पड़ा है। लेकिन तेरी आंखें वह खजाना देख नहीं पाएंगी नागराज। भतीजे नागराज। नागपाशा ने चला दिया सब खड़े नागराज पर अपनी अरा शक्ति को, लेकिन नागराज तक पहुंचने से पहले ही, अरे ये क्या हुआ? मेरी शक्ति को किसने नष्ट कर दिया? मैंने। उफ, नागतांत्रिका तुम जिंदा हो? हाँ नागपाशा, जीती जागती नगीना। और ये सब तुम्हारे उस धोखे का जवाब है प्यारे चाचा जी, जिसके बारे में मुझे और नगीना को पहले ही संदेह हो गया था कि तुम हमें धोखा देने की सोच रहे हो। यह हमारे खिलाफ रचे गए तुम्हारे उस षड्यंत्र का जवाब है, जिसका आभास हमें पहले ही हो गया था। तभी अपनी शक्ति से तुम्हारे किले के सामने लाकर नागतांत्रिका ने मुझे कुछ कहा था। यही तुम्हारे सपनों का मंदिर है नागराज, लेकिन इस मंदिर में भगवान नहीं, ऐसे शैतान मौजूद है जो तुम्हें तिल तिल कर मारने के सपने देख रहे हैं। जिनका मुखिया है नागपाशा, जिसने अपने किसी उद्देश्य के लिए तुम्हें मरवाने के लिए दुनिया भर के सुपर विलेंस को इकट्ठा किया है। फिर धीरे धीरे नागतांत्रिका मुझे सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ जानकर तुम्हारा चरित्र अत्यंत रहस्यपूर्ण लगा। मेरे जैसा ही ख्याल नगीना का भी था। तभी हमने मिलकर एक प्लान बनाया। नगीना द्वारा मुझे कैद करके तुम्हारे हवाले पेश करना, मेरे व नगीना के मरने का नाटक करना उसी प्लान का हिस्सा था। तुम्हारा मरना तो नाटक हो सकता है, लेकिन नगीना का मरना नाटक कैसे हुआ? अपनी शक्ति से मैंने उसकी गर्दन को अलग कर दिया था। नगीना ने मुस्कुराते हुए नागपाशा के सवाल का जवाब दिया। श्रीमान नागपाशा जी, जिसकी तुमने गर्दन उड़ाई थी वह मैं नहीं, मेरी जाल से बनी हुई अक्ष थी। मैं तो अदृश्य होकर उस समय नागराज के साथ उसकी मदद कर रही थी। उफ, तुम शुरू से ही नागराज को मारने के पक्ष में नहीं थी नगीना? नहीं, क्योंकि नागराज से पिछली बार हारने के बाद मैंने बुरे काम न करने का सौगंध उठा ली थी और अच्छे काम करते हुए नागराज का साथ देने का प्रण लिया था। यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कोई बात नहीं। अब से पहले मैं तुम्हारे जाल में फंसकर तुम्हें मार ना पाने में सफल ना तो हुआ, अब मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। हमें मारने को नहीं, अपने मरने की तैयारी करो नागपाशा, क्योंकि एक तो तू नगीना की शक्तियों से नहीं निपट सकता है, और ऊपर से नागराज भी मेरे साथ है। गीदड़ जितने भी हों नाग सुंदरी, मगर अकेले शेर का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते हैं वे। नागराज ने बौछार कर दी सर्प सैनिकों की। तेरे सर्प सैनिक औरों का जिस्म जकड़ते होंगे तो बहुत मज़ा आता होगा नागराज। देख, ये तेरे ही सर्प, तेरा ही जिस्म जकड़े तो क्या होगा? अपने ही सर्पों से जकड़ा गया नागराज। उफ, गजब की शक्ति है नागपाशा के पास। मेरे सर्प सैनिकों को सम्मोहित करके मेरे ही खिलाफ कर दिया है उसने। तो क्या हुआ नागराज? नगीना अभी अपनी शक्ति से तुम्हारे सर्पों को सामान्य कर देती है। अपनी शक्ति से नागराज को बचाकर अभी नगीना संभल भी नहीं पाई थी कि नागपाशा का उस पर एक जबरदस्त प्रहार लहरा कर एक तरफ गिरी नगीना। और अब तो नगीना के प्राणों ने उसके शरीर का साथ देना
छोड़ दिया होता अगर नागराज उसे बचा ना लेता तो। इस पर अपनी घातक विष पुकार का इस्तेमाल करना होगा मुझे। उफ, ये क्या, नागपासा पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मेरे पुराने तो सभी तरीके नागपासा पर बेकार हुए, अब तो इसे समाप्त करने का कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन वह नया तरीका कौन सा होगा? अचानक नया तरीका, ओह, वह आ गया है मेरी समझ में। अपनी नई शक्ति का कमाल तो कालजे की बदौलत मेरे शरीर में मौजूद है, जिसका नाम है नागफनी सर्प। शानदार ढंग से नागराज की नई शक्ति ने अपना काम कर दिखाया। नागफनी सर्पों की वजह से नागपासा की गर्दन उसके धड़ से कटकर नीचे आ गिरी थी। इसी के साथ हुआ घोर आश्चर्य। नागपासा की गर्दन हवा में उठकर लहराई और एक जबरदस्त अठासा करने लगती। हा हा, मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग करके अगर तू ये समझ रहा है कि नागराज की तूने मुझे मार दिया तो यह तेरी भूल है। नागपासा नहीं मरेगा क्योंकि वह अमर है, अमर है वह। इस बार नागफनी सर्पों का निशाना बने थे नागपासा के हाथ, लेकिन उन हाथों को भी दोबारा जुड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हाँ नागराज, आखिर तू समझता क्यों नहीं है कि ये सारी शक्तियाँ बेकार हैं और तेरी सारी कोशिशें भी बेकार हैं। हस्त पर नागराज और नगीना को छोड़कर नागपासा खजाने के उस बक्से की तरफ बढ़ा तो उफ, यह मारा नहीं जा सकता है, इसे घायल नहीं किया जा सकता है, फिर इसे रोका कैसे जा सकता है? तुमसे लड़ते लड़ते अब मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैंने खजाने का बक्सा लेकर यहाँ से रवाना होने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि तुम मौत से बच जाओगे। मरोगे तो तुम हर हाल में, और तुम्हें मौत देगा मेरा सेवक काल भुजंग। नागराज और नगीना पीछे देखते ही हैरान रह जाते हैं। उफ, सिरन सी दौड़ गई ना नाग भुजंग को देखकर। ये तुम्हें मौत देने का काम बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देगा काल भुजंग। हाँ ठीक कहा स्वामी ने, ऐसे कामों के लिए मैं काफ़ी सिद्धहस्त हूँ। वर्षों से स्वामी के लिए सैकड़ों हत्याएं कर चुका हूँ मैं, उन्हीं में अब तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। शाबाश काल भुजंग शाबाश, ख़त्म कर डालो इन्हें। मैं जरा दर्शन कर लूँ उस खजाने के, जिसे देखने के लिए वर्षों से मेरी आंखें तरस रही है। खजाने के बक्से के पास पहुंचकर खुशी से आनंदित होते नागपासा ने एक झटके से उस बक्से का ढक्कन हटा दिया। इसी के साथ सैकड़ों बिच्छू के कांटे सा उछला वह छूट गया उसके हाथों में थमा बक्से का भारी भरकम ढक्कन। ढक्कन बंद होने की आवाज़ ने मानो नागपासा को नींद से जगाया। दूसरे ही क्षण नागराज, नगीना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं खजाने को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम काल भुजंग से अपनी जान बचाने में सफल हो जाओ तो यह खजाना तुम्हारा हो सकता है। वह तेजी से बाहर निकल गया। तब नागराज और नगीना को काल भुजंग से जूझते हुए छोड़कर समझ में नहीं आया नगीना की जिस खजाने के लिए नागपासा ने इतना सब कुछ किया, वह उसे यूं ही हमारे लिए छोड़कर क्यों जा रहा है। हैरान मैं भी हूँ, लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोचो नागराज। खजाने के बारे में बाद में सोचेंगे। ये अपने किसी तरीके से मात खाता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसे ख़त्म करने के लिए मैंने एक तरीका सोच लिया है। उस तरीके में हमें संयुक्त रूप से काम करना होगा। जैसे मैं इसके लिए ऊपर छत पर लटके लोहे के मजबूत कुंडे की सहयोग से मजबूत सर्प रस्सी का फंदा तैयार कर रहा हूँ, और मैं अपनी शक्ति की मदद से तेजी से इसके पैरों के नीचे की जमीन में एक बड़ा गड्ढा तैयार करूँगी, ताकि ये आसानी से फांसी पर लटक कर अपने प्राण त्याग सके। गुड, यही चाहता था मैं। उस अद्भुत फांसी पर लटकता काल भुजंग कुछ देर में ही धराशायी जरूर हुआ, लेकिन अंततः मर गया वह हमारे संयुक्त प्रयास से। आओ अब खजाना देखे। दोनों ने आगे बढ़कर खजाने के बड़े बक्से का ढक्कन खोला और उछल पड़े थे, और उछलते भी क्यों ना। जिस बक्से को सर्पमणियों और अकल्पनीय हीरे जवाहरातों से लबालब होना चाहिए था, वह एकदम खाली पड़ा था। आश्चर्य के सागर में डूबते नागराज और नगीना के खुले मुंह से बड़ी मुश्किल से एक शब्द निकला, ओह, खजाना कहाँ गया? दोस्तों, नागराज व नगीना की तरह ठीक यही सवाल आपके मस्तिष्क में भी हथौड़े की भांति बज रहा होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कर इस सवाल का जवाब खोज सकते हैं तो देर किस बात की, दौड़ाइए अपना दिमाग और लिख भेजिए हमें उस सवाल का जवाब, क्योंकि बक्से के अंदर ही पड़ा है उस खजाने को लूटने वाला का एक सुराग, जिसे आप देखकर पहचान सकते हो तो पहचानो। और यह अंक अगली कड़ी तक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।